हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक रहेगा रिवीजन का टॉपिक नहीं, मतलब पूरा का पूरा जो है ये चैप्टर हम रिवाइज करने वाले हैं फ्रॉम ए टू जेड। मे बी इसके 2 और 3 पार्ट्स आ सकते हैं। तो आज का जो है वो हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, और अगर आप देख रहे हो तो ये मेरे पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं। जो बुक है उसका ये पार्ट है, जो हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 17। ठीक है, तो देखो लेसन आउटलाइन मतलब कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें जो मैंने टॉपिक्स हैं वो उनको सब डिवाइड करा है और इस तरीके से पूरे के जो टॉपिक्स हमको अरेंज करा है ताकि एक फ्लो बन सके। ठीक है, नॉट नेसेसरली कि जो आपके मॉड्यूल में जिस तरीके का इंडेक्स और डिटेल्ड इंडेक्स गिवन है वही है, नहीं, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ताकि आपको टॉपिक्स बहुत फ्लो में अच्छे से रिवाइज हो। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन मीनिंग ऑफ सीएसआर, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सीएसआर, एंड देन एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी, एंड देन है सीएसआर कमेटी एंड ऑल। ये पूरे के पूरे आपके इसमें टोटल 10 टॉपिक्स हैं जो हैं, उसमें फिर आपके सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं सीएसआर। मैंने अपनी बुक में सबसे पहले क्या एक्सप्लेन किया है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देखो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए ये सारी चीजें फॉलो करनी होंगी, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। बट डरो मत, ये अलग अलग नहीं देखनी, ये सारी की सारी इस बुक में मैंने पूरा का पूरा एक कंसोलिडेटेड बना रखा है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कंपनीज एक्ट तो ऑब्वियसली है, जिसमें कि हम सेक्शन 135 पढ़ेंगे। फिर आपकी सीएसआर पॉलिसीज हैं, ठीक है, और फिर आपका शेड्यूल 7। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बेसिक बताओ कि व्हाट इज सीएसआर। आप क्या समझते हो सीएसआर से? हाँ, गुड। देखो, आप लोग सही बोल रहे हो, सीएसआर क्या है। अब देखो बेसिकली क्या है सीएसआर। सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कॉर्पोरेट की, एक कंपनी की, जैसे एक्स वाई जी लिमिटेड हो गई, उस कंपनी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स सोसाइटी। ठीक है, भाई आप सोसाइटी में रह के अपनी कंपनी को चला रहे हो, उसके रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट हो रहा है, तब हो रहा है, तो आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सोसाइटी को भी पे बैक करो। और इसका यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है कि प्रॉफिट एक अलग चीज है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर की बात कर रहे हैं सोसाइटी की। ठीक है, तो अगर हम जनरल मीनिंग लेते हैं सीएसआर का, तो वो क्या है, सीएसआर इज अ कॉन्सेप्ट वेयर बाय कंपनीज नॉट ओनली कंसिडर देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ but also interest of society and the environment by taking responsibility for the impact of their activities on the stakeholders, environment, consumers, employees, communities and all other members in the public sphere। तो जो पब्लिक स्फेयर में सब के सब हैं, जो इम्पैक्ट हो रहे हैं हमारी कुछ एक्टिविटीज से, उसको हम पे बैक करें या उनकी तरफ जो हमारी ड्यूटी है उसको हम परफॉर्म करें। ये एक बेसिक मीनिंग है सीएसआर का, जो कि आप अगर सीएसआर को तोड़ोगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। The philosophy of giving back to society has been an integral part of our culture, ठीक है, which has also been embedded in traditional Indian businesses since time in। देखो, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी के बर्थडे में भी जाते हो, ठीक है, या एक जर्नल आपका क्या होता है कि हम गिफ्ट लेके जाएंगे, बट वहां से भी आपको रिटर्न गिफ्ट मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा एक इंडियन कल्चर है कि हम सबको एक रिस्पेक्ट और वहां से भी रिस्पेक्ट, एक जो ट्रेडिशनल है, जो हमारा कल्चर है कि हम सबको विद रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हैं। ठीक है, और किसी का ऐसे रखते नहीं है, अगर वो हमारे लिए कुछ कर रहा है तो हम भी कुछ करके चलते हैं। इट्स सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इंडियन सब इंडियन है, सबको पता होगा कि हमारा कल्चर किस तरीके का है। तो वही चीज जो है हमारे बिजनेसेस में शो होती है सीएसआर के थ्रू। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इसमें भी तो कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ये जर्नल सेंस है सीएसआर क्या है। अब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सीएसआर। सीएसआर को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये बेसिकली आपको सिर्फ हेडर्स याद रखने हैं, उसके अंदर जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आप अंदर अंदर लिख लेना, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, सेकंड टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज, एंड इट रिड्यूसेस रिस्क। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 5 चीजें हैं, ये 5 पॉइंट हैं, ये आपका इन्फ्लुएंस करते हैं सीएसआर। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ग्लोबलाइज, ये और ये जो चीजें हैं ना, ये मेरे ख्याल से हर चीज को इम्पैक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, क्योंकि ये आजकल के एनवायरनमेंट में है। ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से हमारी चेंज होती जा रही है। ठीक है, कंज्यूमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज टाइम टू टाइम जो है वो आपको रेगुलेशन देती रहती है, रिस्क तो आपका मेंटेन रहता ही है। ठीक है, अब आपका आता है एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी, जो हमारी सेक्शन 135 कहता है। ठीक है, तो बेसिकली सेक्शन 135 वो क्या कहता है कि किस किस पे एप्लीकेबल है। ठीक है, देखो, अगर हम अब यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, बट उससे पहले आप मुझे एक बात बताओ, ये हमारा क्या है, ये प्रॉफिटेबिलिटी वाला मैटर नहीं है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि अगर आपके पास प्रॉफिट हो रहा है तो हम कुछ देंगे, नहीं। बात क्या हो रही है, आपकी क्षमता है कि नहीं है। ठीक है, आपकी अगर क्षमता है, आप किसी
के लिए, नोबल कॉज के लिए आप 10 रुपए खर्च कर सकते हो, ठीक है। तो वो कहाँ से पता लगेगा? वो पता लगेगा आपका कि आपकी पूंजी कितनी है, आपकी वर्थ कितनी है। अगर मैं आपको बोलूँ, स्टैंडर्ड बता दूँ कि भई आपको 100 रुपए खर्च करने ही करने हैं, बट आपकी तो जेब ही अलाउ नहीं कर रही, आपकी जेब सिर्फ़ और सिर्फ़ 50 रुपए अलाउ कर रही है, तो ये चीज़ नहीं है। सबसे पहले हमारी नेट वर्थ जो है वो देखनी है कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, अगर आपकी इतनी क्षमता है, तो आप उस हिसाब से खर्च कर सकते हो। तो लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है एज़ पर सेक्शन 135 कि जो एप्लीकेबिलिटी है वो को इंडिपेंडेंटली देखनी है, ठीक है। कंपनीज़ हैविंग टर्नओवर आपकी 1000 करोड़ और मोर, नेट वर्थ आपकी 5 करोड़ और मोर, एंड नेट प्रॉफिट आपका 5 करोड़ और मोर, ठीक है। इसमें से अब मैंने देखो ये जो बताया ना टर्नओवर 1000, आप बुक्स में क्या देखोगे, आप पहले पढ़ोगे नेटवर्थ, बट इसका एक सीक्वेंस है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, जो आपको याद रहेगा। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स कितनी है कंपनी की, कितना टर्नओवर आता है, वो सबसे ज्यादा वॉल्यूम में होता है, ठीक है। तो उसको सबसे पहले 1000, उसका आधा कर दोगे तो नेटवर्थ, ठीक है। और नेट प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 5 करोड़ है, और इनमें से कोई एक और, ठीक है। अगर आपकी टर्नओवर या नेटवर्थ या नेट प्रॉफिट इससे ज्यादा, इससे या इससे ज्यादा है, तो आप सीएसआर का कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। कंपनीज फॉलिंग अंडर सीएसआर प्रीव्यू, एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ 5 करोड़ और मोर, टर्न ओवर 1000 करोड़ और मोर, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ मोर, ठीक है। हैविंग इमीडिएट ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नीड टू कॉन्स्टिट्यूट सीएसआर कमेटी। सबसे पहले तो देखो, अगर आप दे सकते हो, आपकी इतनी क्षमता है वो क्लियर हो गई, सबसे पहले क्या करोगे, एक कमेटी बिठाओगे सीएसआर की, जो ये सारा काम संभालेगी आगे से, ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है? नॉन एप्लीकेबिलिटी बेसिकली 3 कैटेगरीज की कंपनी है, स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी, स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी, और शैल नॉट अप्लाई टू फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली की बात करते हैं तो इन केस ऑफ स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी, आईएफएससी पब्लिक कंपनी का क्या मतलब होता है? ये होती है आपकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये डोमेस्टिक कंपनीज को केटर नहीं करते, उनको सर्विसेज नहीं देते, ठीक है। तो ये जो है इन पे एप्लीकेबल नहीं होता आपका सेक्शन 135। इन केस ऑफ स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी, स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी, ठीक है। एंड ये इन पे और साथ में शेल नॉट अप्लाई फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस ऑफ दिस, ठीक है, प्राइवेट कंपनी। मतलब बेसिकली ये जो है ये इस चीज से बाहर है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ये है। तो अभी तक हमने क्या चीजें पढ़ी? हमने पढ़ा जनरल मीनिंग ऑफ सीएसआर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सीएसआर, एंड थर्ड हमने क्या पढ़ा अपना, ये एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। अब हम अगर सीएसआर कमेटी की बात करते हैं, तो इट इज टू फॉर्मुलेट एंड मॉनिटर। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपने एप्लीकेबिलिटी चेक करी आपकी, सबसे पहले हम क्या करेंगे चेक, टर्नओवर। अगर किसी कंपनी की टर्नओवर कितनी है 1000, टर्नओवर कितनी है 1000, 1000 करोड़ और मोर, ठीक है। फिर हम क्या चेक करेंगे अपनी नेटवर्थ, नेटवर्थ हमारी कितनी है, इसकी आधी 5 करोड़ और मोर, और फिर सबसे पहले नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमारा कितना है 5 करोड़ और मोर। अगर हमारी इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया जाता है, एलिजिबल हो जाता है, तो हमें सबसे पहले क्या करनी है, हमें अपनी सीएसआर कमेटी बनानी है। तो इट इज टू फॉर्मुलेट एंड मॉनिटर सीएसआर पॉलिसी ऑफ द कंपनी। सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट requires CSR committee to consist 3 directors or more including one at least independent director। तो अगर हम अब CSR कमेटी की कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, तो 3 डायरेक्टर, उसमें से एक जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो लिस्टेड कंपनी है, 3 और मोर डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच वन शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज अगर हैं, 3 और मोर डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच वन शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हाउएवर इफ देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इफ देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द कंपनी 2 और मोर डायरेक्टर्स। देखो बेसिकली क्या है, लिस्टेड कंपनी में तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए चाहिए, ठीक है। तो 3 और मोर डायरेक्टर्स इसमें है, उसमें से आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख लो। बट उसके नीचे जो कैटेगरी आती है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसमें अगर कंपनी में ही रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर सेक्शन 149 कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करो, तो यहाँ भी उसकी जरूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनी में 2 और मोर डायरेक्टर्स, नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। फॉरेन कंपनी में एटलीस्ट 2 पर्सन आउट ऑफ विच रेजिडेंट होने चाहिए। एक सेकंड। वन शैल बी स्पेसिफाइड इन क्लॉज डी ऑफ दिस टीएटी एंड अंदर शैल बी नॉमिनेटेड बाय फॉरेन कंपनी। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इस पे क्वेश्चन आएगा, तो इसको रहने दो ना, यहाँ तक पढ़ना जरूरी है आपको। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है एक, तो मैं पहले आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, उसके बाद दो 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 आंसर देना। Can a group of 15 companies constitute a single CSR committee with representative of all such companies? Yes or no? Comment section में अभी भर दो प्लीज कि क्या can a group of 15 companies constitute a single CSR committee with representative of such companies? No. हमने ऊपर ही बोला था कि क्या है कि इंडिपेंडेंटली हमें चेक करना है, ये सबका अपना अपना मामला है, ये कोई ग्रुपिज्म नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि होगा क्या, हर कंपनी दूसरे से वो करेगी, ठीक है। तो
एप्लीकेबिलिटी टू सीएसआर प्रोविजन इज कंपनी स्पेसिफिक, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में मैंने इंडिपेंडेंटली लिखा था, अगर आप चेक करोगे। हेंस एवरी कंपनी फुलफिलिंग द क्राइटेरिया लेट डाउन बाय दिस शुड कॉन्स्टिट्यूट अ सीएसआर कमिटी फॉर इटसेल्फ, खुद के लिए, ठीक है। हाउएवर द कंपनी में अलाइन इट्स सीएसआर पॉलिसी एंड इनिशिएटिव एज पर ग्रुप पॉलिसी व्हिच शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। आप सलाह मशवरा करके आप वो जरूर बना सकते हो कि हाँ ग्रुप जो जो सीएसआर पॉलिसी है वो कैसी होनी चाहिए, बट वो भी आपके अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस होने चाहिए ऑफ द एक्ट, अलाइन होने चाहिए उससे। अच्छा, मीटिंग एंड कोरम ऑफ सीएसआर कमेटी के ऊपर लॉ इज साइलेंट। अब अपने हिसाब से अपनी समस्या आप कितनी भी कम कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा तो करेगा नहीं कोई, कम ही करेगा, ठीक है। अब आते हैं आपके फंक्शंस ऑफ सीएसआर कमेटी। सीएसआर कमेटी तो बन गई, ठीक है, हमने देख लिया सीएसआर कमेटी हमें कब रिक्वायरमेंट है, सीएसआर कमेटी का कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, फंक्शंस ऑफ सीएसआर कमेटी। द सीएसआर कमेटी शैल फॉर्मुलेट सीएसआर पॉलिसी एंड एस्टैब्लिश द स्टेप्स फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, पीरियोडिक रिव्यू एंड इंप्रूवमेंट ऑफ सीएसआर सिस्टम, ठीक है। देखो बेसिकली क्या है कि जो पूरा सिस्टम है ना, सबसे पहले जो सीएसआर कमेटी है तो सीएसआर पॉलिसीज बनानी है, ठीक है। तो जो ये जो आपके फंक्शंस हैं, इसमें अगर हम देखें तो सारी की सारी जो बात होगी वो किससे रिलेटेड होगी, वो होगी सीएसआर पॉलिसी से रिलेटेड। टू फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड सीएसआर पॉलिसी टू द बोर्ड, टू रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड, टू मॉनिटर सीएसआर पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये बेसिक फंक्शंस हैं, बट उससे पहले हमें क्या पढ़ना है, उससे हमें पहले पढ़ना है सीएसआर पॉलिसी है क्या, ठीक है। तो देखो सीएसआर